नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ध्रुवमापी होती क्या है। उसके बाद जो बीच में एक विशेष प्रकार की प्लेट लगाई जाती है जिसकी सहायता से हम ध्रुवमापी की क्या बढ़ाते हैं, सुग्राह्यता बढ़ाते हैं। उस प्लेट के आधार पर ध्रुवमापी दो प्रकार की थी, एक तो लारा की अर्धछाया ध्रुवमापी या लोरेंट की कौन सी थी, अर्ध आवरण ध्रुवमापी, और दूसरी थी द्विक्वार्ट्ज ध्रुवमापी। हमने उन दोनों के बारे में पढ़ा। उसके साथ अपनी बेटा वो यूनिट खत्म हो गई थी। आज उस यूनिट का दूसरा चैप्टर, मतलब वो एक चैप्टर उस यूनिट का खत्म हो गया था, आज दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। दूसरा चैप्टर जो अपना है इस यूनिट का वो है लेजर। क्या है? लेजर। ये है चैप्टर नंबर कितना, 2। अब बेटा समझो कि लेजर होती क्या है। अगर हम लेजर की बात करें तो लेजर होता क्या है। अगर हम बात करते हैं लेजर, तो एक ऐसा प्रकाश स्रोत होता है लेजर। लेजर क्या होता है? एक प्रकाश स्रोत होता है, और ऐसा प्रकाश स्रोत होता है जिससे उत्सर्जित प्रकाश, और बेटा इस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वो दिशा, कला और ध्रुवण, इन तीनों की अवस्था उसकी कैसी होती है? समान। जिससे उत्सर्जित प्रकाश समान कला, इसके अलावा दिशा एवं ध्रुवण में होता है। किसमें होता है? समान कला में, दिशा में एवं ध्रुवण में होता है। क्या कहलाता है बेटा? लेजर कहलाता है। ठीक है। इसके बाद जो अपनी अगली हेडिंग है वो है अवशोषण। तो देखो समझो कि अवशोषण होता क्या है कि जब भी कोई परमाणु जो होता है बेटा वो निम्न ऊर्जा स्तर में, परमाणु जब निम्न ऊर्जा स्तर में है और उस पर हमने कोई फोटोन क्या करवा दिया? आपतित करवा दिया। तो इस परमाणु जो निम्न ऊर्जा स्तर में था, जब इस पर फोटोन आपतित करवाया तो इस फोटोन को अवशोषित कर कर ये कहां पर चला जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और बेटा ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? अवशोषण। कैसे माना? ये एक ऊर्जा स्तर हो गया नंबर 2। ठीक है। ये एक ऊर्जा स्तर हो गया 1। ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन जो था, या अपना जो इलेक्ट्रॉन था, परमाणु था, निम्न ऊर्जा स्तर में यहाँ पे था। हमने यहाँ पर एक फोटोन इस पर आपतित करवाया, ये फोटोन की ऊर्जा हो गई hν। तो ये इस फोटोन को अवशोषित कर कर कहाँ पर पहुंच जाता है? इस बार दूसरे ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है पहले से। मतलब ये तो संक्रमण के पूर्व की स्थिति हो गई, संक्रमण से पूर्व, और ये स्थिति हो गई संक्रमण के पश्चात। और बेटा ये स्थिति क्या कहलाती है? इसे ही कहते हैं हम अवशोषण प्रक्रिया। ये कौन सी प्रक्रिया है? अवशोषण प्रक्रिया है। और अवशोषण प्रक्रिया में देखो कि जो आपतित फोटोन है, यदि उस आपतित फोटोन का रेखा घनत्व बात करें, अगर उस फोटोन की हम रेखा घनत्व की बात करें तो आपतित फोटोन का जो रेखा घनत्व अगर यूवी है, कितना है बेटा? फोटोन का रेखा घनत्व यूवी है, तो प्रति सेकंड जो फोटोन वहां पर संक्रमित होगा, प्रति सेकंड संक्रमण की प्रायिकता, कि प्रति सेकंड अधिकतम कितने संक्रमण हो सकते हैं, कितने परमाणु ऊपर जा सकते हैं। तो बेटा देखो प्रायिकता क्या होगी? 1 से जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं? 2 पे। तो 1 2 लिख दिया। ये समानुपाती होता है किसके? घनत्व के समानुपाती होता है। रेखा घनत्व के कैसा होता है? समानुपाती। जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो नियतांक आता है यहाँ पर, और नियतांक आता है B12 UV। B12 यहाँ पर क्या है? नियतांक है, जो समानुपाती नियतांक है, और इसका नाम होता है आइंस्टीन अवशोषण गुणांक। इस B12 को क्या कहते हैं? आइंस्टीन अवशोषण गुणांक। बेटा इसके बाद जो अपनी अगली हेडिंग है वो है स्वतः उत्सर्जन। क्या है अपनी अगली हेडिंग? क्या है? स्वतः उत्सर्जन। अब देखो स्वतः उत्सर्जन में होता क्या है कि जब भी कोई परमाणु है उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण तो कर गया, लेकिन बेटा वो उच्च ऊर्जा स्तर में ज्यादा देर नहीं रहता है। वो अधिकतम उच्च ऊर्जा स्तर में कितने समय के लिए रहता है? 10⁻⁻8 सेकंड के लिए रहता है। इसके बाद वो वापस कहां पर आता है? उच्च ऊर्जा स्तर से वापस कहां पर आ जाता है? निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। और ये प्रक्रिया जो कहलाती है, क्या कहलाती है? स्वतः उत्सर्जन कहलाती है। कि वो ऊपर तो गया अवशोषित करने के, लेकिन वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकता, वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है। तो मतलब फोटोन को वापस क्या करता है? वो उत्सर्जित कर देता है। ठीक है। और बेटा आइंस्टीन की अगर हम बात करते हैं तो आइंस्टीन ने इसके लिए क्या कहा था कि ऐसी स्थिति में स्वतः उत्सर्जन के लिए जो संक्रमण की प्रायिकता होती है बेटा, वो हमेशा कैसी रहती है? नियत रहती है। कि उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर में स्वतः कोई कण आता है तो जो प्रायिकता होती है, किसकी प्रायिकता? उत्सर्जन के लिए जो प्रायिकता होती है, संक्रमण की जो दर होती है, देखो 2 से कहां पर आएगा? 1 में। ये हमेशा नियत रहती है A21, और ये कैसी है बेटा? नियत रहती है। हो गया।
ये होता है अपना स्वतः उत्सर्जन। अब देखो एक स्वतः उत्सर्जन के अलावा इसमें अगर हम समझे स्वतः उत्सर्जन के अलावा और दूसरा कौन सा होता है, तो एक और होता है प्रेरित उत्सर्जन। अब देखो प्रेरित उत्सर्जन को समझो कि होता क्या है बेटा। ये माना अपने पास दूसरा संक्रमण ऊर्जा स्तर उच्च वाला, ये हो गया पहला ऊर्जा स्तर, इसमें कुछ नहीं है फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर एक फोटोन क्या किया है हमने, आपतित करवाया है। अगर मान लो कि आइंस्टीन ने क्या कहा था इसके लिए कि जो अवशोषण और स्वतः उत्सर्जन, ये तीनों सिद्धांत आइंस्टीन ने दिए थे बेटा। आइंस्टीन ने क्या कहा था यहाँ पर कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई कण फोटोन अवशोषित कर उच्च ऊर्जा स्तर में जाए। अगर मान लो वो कण या परमाणु पहले से ही उत्तेजित अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में जब उस पर कोई फोटोन आपतित करवाया जाता है, तो ये फोटोन क्या करता है, उसको प्रेरित करता है कि वो उत्तेजित अवस्था से कौन सी अवस्था में आ जाए, स्थायी अवस्था में आ जाए। तो दो से ये कहाँ पे आ जाएगा, एक में, और दो से जब एक में आएगा तो एक फोटोन तो बेटा यहाँ पर था ही, एक कौन उत्सर्जित करेगा, ये परमाणु उत्सर्जित करेगा। इस प्रकार से ये वापस कहाँ पे आ जाता है, अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ये थी संक्रमण से पूर्व की स्थिति और ये थी संक्रमण के पश्चात की स्थिति थी, ठीक है। कि जो फोटोन इस पर आपतित करवाया है, जब वो उत्तेजित अवस्था में था, तो ये फोटोन उसको प्रेरित करता है, उसके साथ अन्योन्य क्रिया करता है उस परमाणु के साथ, जिससे वो दोबारा फोटोन उत्सर्जित कर देता है और कौन सी अवस्था में आ जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है अपना, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो बेटा दो से कहाँ पे आ रहा है, एक में आ रहा है, तो जो संक्रमण की प्रायिकता है यहाँ पर वो किसके समानुपाती होगी, यूवी रेखा घनत्व के फोटोन के। और बेटा जब समानुपाती का निशान हटता है तो नियतांक आता है B21 यूवी। ये भी क्या है, आइंस्टीन का उत्सर्जन गुणांक होगा, प्रेरित उत्सर्जन गुणांक। ये कौन सा है बेटा, आइंस्टीन का प्रेरित उत्सर्जन गुणांक। और ये कौन सा होगा, आइंस्टीन का स्वतः उत्सर्जन गुणांक। तो यहाँ पर B21 क्या है, ये है आइंस्टीन का प्रेरित उत्सर्जन गुणांक, ओके। अब देखो बेटा, अब हम आगे निकालेंगे जो गुणांक आइंस्टीन के हमने निकाले हैं, इन गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। तो अगली जो अपनी हेडिंग है वो क्या है, आइंस्टीन के गुणांकों के मध्य संबंध। देखो आइंस्टीन के गुणांकों के मध्य बेटा जो संबंध होता है, वो संबंध हम कैसे निकालते हैं, तो साम्य अवस्था में बात करते हैं। सबसे पहले माना कि साम्य अवस्था में जो प्रथम ऊर्जा स्तर था, उस प्रथम ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या n1 है, और द्वितीय ऊर्जा स्तर में जो दूसरा ऊर्जा स्तर है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, n2। ये स्थिति है साम्य अवस्था में, और निकाय का जो ऊर्जा घनत्व है वो कितना है, uv हो गया। ये हमने मान लिया कि साम्य अवस्था में जो उसके पास ऊर्जा स्तर था, मतलब ऊर्जा परमाणुओं की संख्या थी, प्रथम ऊर्जा स्तर में n1 थी, दूसरे में कितनी थी, n2 थी, और जो उसका ऊर्जा घनत्व था वो कितना था, वो था बेटा u1, ठीक है। और जो ऊर्जा स्तर अपने पास था, एक तो था E1 ऊर्जा स्तर और दूसरा कौन सा था, E2 ऊर्जा स्तर। तो जो परमाणु अपने पास था, जो फोटोन का अवशोषण करके कहां पर पहुंचता है, E1 ऊर्जा स्तर से कहां पर जाता है, E2 ऊर्जा स्तर में जाता है, और स्वतः उसका E2 ऊर्जा स्तर में कुछ सेकंड रहने के बाद उत्सर्जन हो जाता है, वो वापस कहां पे आ जाता है, E1 पर, ठीक है। तो हम प्रथम ऊर्जा स्तर से जब वो द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है, प्रथम ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या क्या होती है। देखो परमाणुओं की संख्या यहां पर क्या आएगी, जो पहले से दूसरे में जाएंगे, तो बेटा माना इसको हमने लिखा है R12, यानी कि पहले से दूसरे में जो परमाणु जा रहे हैं, इसका जो मान आएगा, देखो परमाणुओं की संख्या प्रथम ऊर्जा स्तर में कितनी है, n1, और पहले की प्रायिकता कितनी होगी, 1 इस प्रायिकता को n1 से गुणा कर दो तो आ जाएगा। हम जानते हैं बेटा जो P12 होता है, तो जो P12 अपने पास होता है, इसका मान क्या होता है, B12 UV, ठीक है। ये मान अब यहां पर रखेंगे तो अपने पास देखो आएगा क्या, तो अपने पास मान आ गया बेटा R12 जो था, इसका मान क्या आ गया, N1 B12 UV। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, हमने एक मान निकाल दिया। अब देखो अब बात करते हैं जो अपना वो है उच्च ऊर्जा स्तर से स्वतः उत्सर्जन होता है, ठीक है।
उच्च ऊर्जा, तो जो अपने पास उच्च ऊर्जा स्तर से स्वतः उत्सर्जन होता है बेटा, उस स्वतः उत्सर्जन में होता क्या है, स्वतः उत्सर्जन में हम निकालेंगे परमाणुओं की संख्या। और ये कितनी हो जाएगी, स्वतः उत्सर्जन में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो होगी N2P21, 2 से 1 में आएगा। और हम जानते हैं बेटा स्वतः उत्सर्जन में नियत होता है, और नियत के लिए कितना आता है A21। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां पर हम उनका प्रेरित उत्सर्जन करवाएंगे। कौन सा उत्सर्जन करवाएंगे, प्रेरित उत्सर्जन। तो देखो प्रेरित उत्सर्जन से होगा कि अपने पास प्रेरित उत्सर्जन में परमाणुओं की संख्या, तो क्या आ जाएगा प्रेरित उत्सर्जन में N2 और N2 में होगा P21। और यहां पर बेटा P21 का जो मान आएगा हमने निकाला था अभी B21 UV। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या आएगा, देखो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणुओं के संक्रमण की कुल संख्या क्या होगी बेटा, R21 ले लो इसको। और R21 बराबर देखो कितनी आएगी, स्वतः उत्सर्जन से आए N2A21 प्लस में वैसे कितने आए प्रेरित से N2B21 UV। और इसको दे दो समीकरण नंबर 4। हो गया। अब देखो बेटा होता क्या है, साम्य अवस्था की अगर मैं बात करता हूं तो साम्य अवस्था में जो संक्रमण होता है परमाणुओं की संख्या होती है ऊपर नीचे आने वाले की और नीचे से ऊपर जाने वाले की, वो कैसी होती है, बराबर। साम्य अवस्था के लिए तो मैं लिखता हूं साम्य अवस्था में होता क्या है कि जो अपने पास R12 होता है इसका मान किसके बराबर होगा, R21 के। तो R12 अपने पास कितना था, ये था N1B12 UV बराबर R21 का मान कितना था N2A21 प्लस में N2B21 UV। हो गया मान। इसका बेटा पक्षांतरण कर लो, क्या आएगा अपने पास N1B1 UV माइनस में N2B2 U कोमा हो गया और N2A21। बेटा दोनों में से हम करते क्या है, तो हम जो हमें कॉमन लेना है वो देखो क्या ले लेंगे हम यहाँ पे कॉमन। तो अपने पास हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर जो कॉमन हमें लेना था नीचे वाले पद में से, इसमें से कॉमन अपने पास क्या आ गया, तो कॉमन देखो बेटा क्या लेंगे, हम ले रहे N2B21 U कोमा V, कॉमन आ गया तो क्या बचेगा N1B21 U1 UV तो निकल गया बाहर, अपोन में क्या आएगा N2B21 माइनस में 1 बराबर आ गया N2A21। हो गया बेटा, ये हमने यहां से कॉमन ले लिया। N2 से N2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा B21 U कोमा V बराबर N1 अपोन में N2 B21 अपोन में क्या आएगा B12 आएगा बेटा ऊपर, N1 वाला है ना, N1 वाला क्या था 12 था, तो B12 अपोन में B21 माइनस 1 बराबर A21। इसको दे दो समीकरण नंबर 5। ठीक है बेटा, एक मैक्सवेल बोल्ट्जमान अपने पास सांख्यिकी थी, और मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार होता क्या है, साम्य अवस्था में जो परमाणुओं की संख्या होती है उसका जो मान होता है वो किसके समानुपाती होता है, वो होता है e⁻⁻e अपोन में kT। साम्य अवस्था में परमाणुओं की संख्या का मान e⁻⁻e अपोन में kT के कैसा होता है, समानुपाती होता है। अगर मैं बेटा यहाँ पर प्रथम ऊर्जा स्तर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, प्रथम ऊर्जा स्तर, तो क्या आएगा, प्रथम के लिए हो जाएगा N1 समानुपाती e⁻⁻e1 अपोन में kT। ये हो गया समीकरण नंबर 6। इसी प्रकार द्वितीय ऊर्जा स्तर की जब मैं बात करूंगा तो क्या आएगा, N2 समानुपाती e⁻⁻e2 अपोन में kT। समीकरण नंबर हो गया कितना, 7। बेटा क्या करो, समीकरण 6/7 करने पर 6 में किसका भाग दे दो आप, 7 का भाग दे दो। तो देखो जब हम समीकरण नंबर 6 में 7 का भाग देते हैं तो देखो समानुपाती का जब निशान हटेगा तो नियतांक लगता है, और बेटा उस नियतांक का मान भी अपने पास कैसा होगा, बराबर होगा। यहाँ पे
तो यहां पर अपने पास आ गया n1 अपोन में n2, नियतांक से नियतांक कट जाएगा जो आया था अपने पास, ऊपर आएगा e की पावर माइनस E1 अपोन में kT अपोन में क्या आएगा e की पावर माइनस E2 अपोन में kT। ये हो गया n1 अपोन में n2 बराबर e की पावर माइनस E1 अपोन में kT, नीचे घात माइनस की ऊपर जाके कैसी हो जाएगी E2 अपोन में kT। क्या आएगा बेटा, जब दो आधार समान होते हैं तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो आ गया n1 अपोन में n2 बराबर e, ये हो गया माइनस E1 अपोन में kT प्लस में E2 अपोन में kT। यहाँ से मान आएगा n1 अपोन में n2 बराबर क्या आएगा e की पावर E2 माइनस E1 अपोन में kT। ये आ गया बेटा अपना n1 अपोन में n2 का मान आ गया। और बेटा ये है ऊर्जा स्तर के मध्य का अंतराल, तो E2 माइनस E1 जो होता है दो ऊर्जा स्तरों के बीच में, वो फोटोन की ऊर्जा h न्यू के बराबर होता है। तो यहां से जो अपने पास मान आएगा क्या, यहां से जो मान आएगा अपने पास तो वो आएगा n1 अपोन में n2 बराबर e की पावर h न्यू अपोन में kT। ये मान इसको दे दो बेटा आप समीकरण नंबर 8। ठीक है, अपने पास समीकरण 8 आ गया। इस समीकरण 8 से जो मान है वो हम कहां पर रखेंगे, तो देखो समीकरण 8 से 5 में मान रखने पर, रखो 8 से कहां पर रखना है मान 5 में, तो 5 में क्या है B21 UV बेटा n1 अपोन में n2 मतलब e की पावर h न्यू अपोन में kT इंटू में B12 अपोन में B21 माइनस 1 बराबर आ गया A21। हो गया मान। यहां से हम निकालते हैं, यहां से घनत्व का मान निकालते हैं, रेखा घनत्व, तो क्या आएगा, ये आ गया A21 अपोन में B21 अंदर क्या हो गया e की पावर h न्यू अपोन में kT इंटू में B12 अपोन में B21 माइनस 1। इसको दे दो समीकरण नंबर 9। बेटा देखो हम अगली जो सेकंड ईयर है उसमें जो थर्मोडायनेमिक्स आएगी उसमें हम पढ़ेंगे प्लांक का विकिरण नियम, उसके बाद थर्ड ईयर में भी आएगा अपने प्लांक का विकिरण नियम क्वांटम में। तो देखो प्लांक के विकिरण नियम से होता क्या है, तो प्लांक के विकिरण नियम से ऊर्जा जो घनत्व होता है बेटा, वो ऊर्जा घनत्व अपने पास होता क्या है, किससे, प्लांक के विकिरण नियम से जो ऊर्जा घनत्व होता है वो होता है UV बराबर 8 पाई h न्यू क्यूब अपोन में C क्यूब और e की पावर h न्यू अपोन में kT माइनस क्या होता है बेटा 1। इसको दे दो समीकरण नंबर कितना 10। अब करेंगे क्या, देखो बेटा समीकरण 9 व 10 की तुलना करने पर, करो बेटा 9 और 10 की तुलना, तो अपने पास देखो मान क्या आएगा, ये आया B12 अपोन में B21 यहां पर लिखा हुआ है। इसकी जगह पर जो मान है देखो वो यहां पर कितना है 1 है, बराबर क्या हो गया 1, यानी कि B12 बराबर किसके होता है B21 के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्वतः मतलब अपने पास उत्सर्जन गुणांक थे अपने पास कौन कौन से, एक तो अवशोषण गुणांक B12 और दूसरा उत्सर्जन गुणांक कौन सा था B21, ये दोनों अपने पास कैसे थे बेटा बराबर थे। इसके अलावा देखो तो अपने पास जो दूसरा मान है वो अपने पास क्या आएगा, इसी तुलना से हम दूसरा मान और निकालेंगे अपने पास, तो वो क्या आएगा दूसरा मान, देखो अपने पास ये आएगा A21 अपोन में B21 बराबर कितना है 8 पाई h न्यू क्यूब अपोन में C क्यूब। ये किसका मान आया था अपना, ये मान बेटा आया है अपना A21 अपोन में B21 का। तो अगर मैं यहां से मान निकालू A21 अपोन में B21 तो ये समानुपाती हुआ किसके, न्यू क्यूब, क्योंकि h भी नियत और प्रकाश का वेग c भी नियत, 8 पाई भी कैसा है नियत, तो इसके कैसा हो गया समानुपाती हो गया आवृत्ति की क्यूब के। इसका मतलब क्या हुआ कि सतह का जो उत्सर्जन गुणांक है, स्वतः उत्सर्जन गुणांक और प्रेरित उत्सर्जन गुणांक का जो अनुपात है वो किसके समानुपाती होता है बेटा, न्यू क्यूब के, मतलब आवृत्ति के कैसा होता है समानुपाती होता है। अगली जो अपनी हेडिंग है वो है समष्टि प्रतिलोमन। समष्टि प्रतिलोमन, अब बेटा देखो समष्टि प्रतिलोमन होता क्या है, तो परमाणुओं की जो अवशोषण की संख्या होती है, ठीक है,
उस अवशोषण की संख्या को प्रेरित उत्सर्जन की संख्या, ठीक है। अपने पास क्या है, परमाणुओं की एक तो अवशोषण की संख्या है और दूसरी क्या है, उत्सर्जन की संख्या है। तो इन अवशोषण और ये उत्सर्जन भी कौन सा है, प्रेरित उत्सर्जन। तो इस अवशोषण और प्रेरित उत्सर्जन में परमाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऊष्मीय संतुलन होता है उस ऊष्मीय संतुलन में परिवर्तन करते हैं। किसमें परिवर्तन करते हैं बेटा, ऊष्मीय संतुलन में परिवर्तन कर देते हैं। और इस ऊष्मीय संतुलन में जब परिवर्तन किया जाता है तो उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या जो N2 है वो निम्न ऊर्जा स्तर में, मतलब जब ऊष्मीय संतुलन में परिवर्तन किया जाएगा तो उच्च ऊर्जा स्तर में जो परमाणुओं की संख्या N2 है वो निम्न ऊर्जा स्तर में जो परमाणुओं की संख्या N1 उससे कैसी हो जाएगी बेटा, अधिक हो जाती है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं, समष्टि प्रतिलोमन कहते हैं। क्या अवशोषण की संख्या से अधिक हमें किसकी करनी है, उत्सर्जन की संख्या के सापेक्ष किसको बढ़ाना है, उत्सर्जन की संख्या को बढ़ाना है। तो जो परमाणुओं का ऊष्मीय संतुलन होता है उसमें हम परिवर्तन करते हैं जिससे उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या N2 किससे ज्यादा हो जाती है, निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या से। और बेटा ये जो स्थिति होती है ये कहलाती है समष्टि प्रतिलोमन, ठीक है। और जिस माध्यम में यह अवस्था उत्पन्न होती है बेटा वो सक्रिय माध्यम कहलाता है। वो कौन सा माध्यम कहलाता है, सक्रिय माध्यम कहलाता है। अगर मैं बात करता हूं देखो कि प्रथम ऊर्जा स्तर में जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी माना, N1 है। और द्वितीय ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या कितनी है बेटा, अपने पास N2 है। तो अगर मैं लिखना चाहूं मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी से तो N1 जो होगा वो समानुपाती होगा e⁻⁻⁰ अपॉन में kT होगा बेटा। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा मान आएगा N2 समानुपाती होगा e⁻⁻ अपॉन में kT। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। और वही हमें करना है जो हमने थोड़ी देर पहले अभी किया था। क्या करो, समीकरण 1/2 करने पर कर दो बेटा। क्या आएगा, N1/N2 बराबर e⁻⁻⁰ अपॉन में kT अपॉन में e⁻⁻�2 अपॉन में kT हो गया मान। इसको जब सोल्व करेंगे, अभी हमने सोल्व किया तो मैं सीधा यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या आएगा, e⁻e2 - अपॉन में kT। ये आ गया अपना समीकरण नंबर 3। दे दो इसको। क्या आया, N1 अपॉन में N2 का जो मान है वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया e2 - अपॉन में kT के बराबर अपने पास मान आ गया। अब देखो आगे क्या करो, हम दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। तो देखो अपने पास बेटा जो मान आया वो क्या आया है, वो आया है N1 अपॉन में N2 बराबर e⁻e2 - अपॉन में kT। क्या ले लो, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या आएगा, लॉग N1 अपॉन में N2 बराबर, यहां पर आ गया लॉग आधार e है बेटा दोनों तरफ, e⁻e2 - अपॉन में kT। यहां से मान क्या आएगा अपने पास, तो ये आ गया बेटा। इस तरफ का जो मान है देखो घात कहां पे आएगी, आगे e2 - अपॉन में kT आ गया कहां पे, आगे। और ये हो गया log e। जब आधार और घात समान होता है बेटा इस स्थिति में इसका मान कितना होता है, 1। तो ये हो गया e2 - अपॉन में kT और इनटू में हो गया 1। ये किसके बराबर है, अपने पास जो मान था ये वाला मान, तो बेटा ये मान बराबर है किसके, log e N1 अपॉन में N2 के। यदि मैं यहां से t का मान निकालूं तो t का मान क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा e2 - अपॉन में k log e N1 अपॉन में N2 आ गया बेटा। ये जो मान होता है, अगर हम इस मान की बात करते हैं, ये जो है ये समष्टि प्रतिलोमन की कंडीशन कहलाती है। किसकी कंडीशन है ये, समष्टि प्रतिलोमन की। और इस पर दो छोटी छोटी कंडीशन लगाकर हम इसका आगे मान निकाल सकते हैं। तो बेटा ये अपना समष्टि प्रतिलोमन भी खत्म हो गया, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कि देखो मित स्थायी ऊर्जा स्तर क्या होता है, वो पढ़ेंगे। उसके अलावा पंपन पढ़ेंगे कल, और पंपन के बाद शायद कल होलोग्राफी अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।